सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 360 डिग्री रिवीजन की सीरीज होने वाली है 10th क्लास एसएसटी के लिए, जिसमें कि डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम समझेंगे पीवाईक्यू के थ्रू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। और 360 डिग्री रिवीजन इसका मतलब आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये वीडियो जो पार्ट के अंदर आएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो सभी पार्ट्स को अच्छे से देख के जाएं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि पूछता है आपसे, आपको मेन फंक्शंस बताने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला काम है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन करवाना। डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है कि कैंडिडेट्स को टिकट मिलती है और वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं। दूसरा काम है फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज क्या करती हैं, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम लेके आती है वोटर्स के लिए। जैसे वोटर्स देखते हैं कि राइट कौन क्या हमें प्रोवाइड करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वोट कर सकते हैं। जैसे कि हम सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तो हम उसके साथ देखते हैं कि हमारे लिए क्या सुटेबल है और सोसाइटी के लिए क्या सुटेबल है। तीसरा है लॉज बनाती है। अब लॉज किस तरीके से बनाती है, कंट्री के लिए लॉ बना सकती है और लॉज को फिर क्या करते हैं, लॉज अपने डिबेट किए जाएंगे, इस पर प्रश्न उठेंगे, लॉ सही है या गलत है, फिर उसको लेजिस्लेचर के अंदर पास कर दिया जाएगा। चौथा काम होता है इनका, पार्टीज बनाते हैं और सरकार चलाते हैं पूरी। ठीक है, पार्टीज क्या करते हैं, लीडर्स को रिक्रूट करते हैं, उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको फिर मिनिस्टर्स वगैरह बनाते हैं और से फिर सरकार चलाते हैं। रोल ऑफ ओपोजिशन। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होता है, ओपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। पार्टीज जो कि इलेक्शन हार जाती है, उनका काम क्या रहता है कि जो अभी जो पावर में जो है उसके, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको क्या करेंगे वो लोग, तो उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। एक सेकंड, तो उसको लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। तो क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं जिससे कि जो फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज आ रही हैं उसको रोका जा सके। शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जैसा हम कुछ बात कहना चाहते हैं तो उस चीज़ को ये हाईलाइट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक पार्टी के अंदर जो लाख से भी ज़्यादा मेंबर्स पाए जाते हैं, अगर आप पूरे कंट्री के अंदर देखें तो जितने कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बात पहुंचाना आसान होता है। फिर लास्ट पॉइंट है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। इसका मतलब है जैसे कि एक आम इंसान को किसी स्कीम से कनेक्ट होना है या कोई सा कल्याण की कोई स्कीम आई है जो कि उसके फायदे की है सरकार की, तो वो करेगा क्या, वो सीधा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाएगा। वो तो उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, उस केस में हो सकता है उसकी बात ना सुनी जाए, तो वो क्या करेगा, वो अपने लोकल जो पार्टी वहाँ पे होगी उसके लीडर के पास जाएगा। अब क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो इजीली उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को रीच कर सकते हैं और जो भी सर्विस या वेलफेयर स्कीम है वो इस ऑर्डिनरी पीपल को मतलब प्रोवाइड कराई जा सकती है इस प्रकार से। हालांकि एक बात और है कि हम पूरे तरीके से भले ही इन नेताओं पर ट्रस्ट ना करें, लेकिन हमें फिर भी उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि पार्टीज क्या करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, जिससे कि आप मिनिस्टर्स को इजीली अप्रोच कर पाते हैं और मिनिस्टर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और इजीली अप्रोच कर पा रहे होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एमसीक्यू जिसमें क्या रहेगी, इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेट है जिसके अंदर टंकाज का इस्तेमाल किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं, टंकाज का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा आपका राजस्थान। एक और क्वेश्चन है कि आपकी जो रूफ टॉप यानी छत पे जो पानी जो हार्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी थी, वो सबसे पहले कहाँ लाई गई थी, तो सबसे पहले लाई गई थी तमिलनाडु। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में तमिलनाडु जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। देखो, टंका जो थे वो कुछ स्लोपिंग रूफ से कनेक्टेड रहते थे इस प्रकार से पाइप के थ्रू, जिसमें कि पानी वगैरह स्टोर करते थे। तो इमेज सब समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो एक लड़की है जो कि अमीर फैमिली से आती है, तो उसके लिए एक डेवलपमेंट का गोल क्या है, यानी किस प्रकार से अपनी डेवलपमेंट को देख सकती है। टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, क्या उसको ज्यादा दिन मिले काम करने के लिए, बिल्कुल सही बात नहीं है। टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तो उसको मिलेगी ना, रिच हाउस के अंदर पहले से ही है। टू गेट बेटर वेजेस, क्या उसको भत्ते वगैरह जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। टू गेट एज मच फ्रीडम एज अर ब्रदर्स गेट, उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है उतनी उसको फ्रीडम मिला, वो यही चाहेगी, कॉमन सी बात है। अगला एमसीक्यू जिसमें क्या रहेगी, आपको दो स्टेटमेंट बोले जिससे कि आपको पता लगा ना वो चीज़ है क्या। इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जहां भी गोल्डन फाइबर आएगा, गोल्डन फाइबर क्या होता है, झूठ होता है, बहुत सिंपल है, बच्चे बच्चे को पता है। हालांकि एक और बात बता रखी है कि एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड यानी कहाँ पे होता सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उड़ीसा में और मेघालय के कुछ पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको टर्शरी सेक्टर का रोल बताना है। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए, जूट का जो मैक्सिमम जो जहाँ पे बनता है वो कहाँ है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको टर्शरी सेक्टर का रोल बताना है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो टर्शरी सेक्टर जो है, जिसको कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। पहली बात तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का,
यानी हमारी देश की जीडीपी मैक्सिमम जो बढ़ रही है वो हमारी टर्शरी सेक्टर की मदद से बढ़ रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी सेक्टर से अगर हम देखें तो। दूसरा काम है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन है, आपका आईटी है, आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, तो इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को ये सपोर्ट भी करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, स्टोरेज हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है और इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि स्मूथ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके चीज़ों का। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स, इंडिया में हमें जो है मेजर एक्सपोर्टर देखा गया है एज सॉफ्टवेयर के। हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बना के बेचते हैं अदर मतलब लोगों के फर्म्स के लिए। और आईटी सर्विसेज बहुत अच्छी है यहाँ पे, जिससे क्या होता है हमें अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज भी देखने को मिलता है, फॉरेन के साथ भी काफ़ी अच्छा खासा हमारा एक्सचेंज होता है आईटी सेक्टर के अंदर। चौथा पॉइंट है इंप्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अब सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इससे क्या होता है, इससे लोगों की लाइफ पे फर्क पड़ता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे सब कुछ टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या काम होता है रूरल सोसाइटी के अंदर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला जो क्वेश्चन है, एसएचजी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो पहला काम होता है प्रोवाइड इजी एक्सेस टू क्रेडिट। एसएचजीस क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये लोग क्या करते हैं, खुद पहले तो कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि मिलके अपने साथ संगठन बनाते हैं और फिर आपस में लोन प्रोवाइड कराते हैं। किस तरीके से लोन ऐसे प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्याज उस पर नहीं चुकाना पड़ता, विदाउट डिमांडिंग कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता कि यार पैसे के बदले आपको कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। तो बिना कोलेट्रल के इजीली लोन मिल जाता है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। अब जो मनी लेंडर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट लगाते थे, तो उनसे बच भी जाते हैं हम लोग, ठीक है, इस केस के अंदर। दूसरा प्रमोट सेविंग हैबिट। मेंबर्स क्या करते हैं, छोटी छोटी सेविंग करके पैसा बचाते रहते हैं एक कॉमन फंड के अंदर, ठीक है, जिससे कि अच्छा खासा पैसा उनके पास हो जाता है आपस में लेन देन करने के लिए। तीसरा है एम्पावरिंग वुमन। मोस्टली जो ऐसे जिसके अंदर जो अपने जो मेंबर्स होते हैं विमेंस होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, विमेंस हमारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनती है और उनको कॉन्फिडेंस भी आता है, जिससे वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट ले सकें। चौथा है रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा रहे थे, अब जब उनसे बच रहे हैं, यानी कि हम एक्सप्लॉइटेशन भी कम कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब लोन्स जब हम लेते हैं ऐसे चीज़ के अंदर, मतलब जो आपस में ये लोग लोन लेते हैं, उससे ये लोग क्या करते हैं, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, टेलरिंग का काम हो गया, और इससे क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहे होते हैं। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस प्रकार से बना है, इसके कंपोजिशन पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमें। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं, और सभी के सभी सेम लोकेलिटी से आते हैं, एक ही जगह से आते हैं। और मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो पुअर रूरल वुमेन होती है, यानी कि गांव की बात कर रहे हैं, और गरीब वीमेंस होती है मैक्सिमम, ठीक है। मेंबर्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते रहते हैं, और ग्रुप किस प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल हेल्प, यानी कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और कोई भी कोलेट्रल, अभी बताया था, कुछ भी सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ठीक है, लोन्स लेने के लिए। एक यहाँ पे एक्ट था, हमें पता होना चाहिए था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अंदर आया था। देखो आसान भाषा में क्या है कि अगर आप बराबर काम कर रहे हैं, इक्वल पे के लिए आपको, मतलब इक्वल वर्क के लिए आपको इक्वल पे मिलना चाहिए, ठीक है। ये विमेंस के लिए बोला गया था कि जो विमेंस वर्कर है, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, उसका प्रिवेंशन किया जा सके, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अगेंस्ट विमेन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट के मैटर बात कर रहे हैं, राइट। ये ना हो कि आप फीमेल मेल और फीमेल का काम सेम हो लेकिन सैलरीज के अंदर डिफरेंसेस हो, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये विमेन के लिए एक एक्ट आया था, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जहां पे आपको इंपॉर्टेंस बतानी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। देखो कन्वेंशनल मतलब क्या, जो कि हमेशा से चलते आ रहे हैं, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह। बट नॉन कन्वेंशनल क्या है, कि जिसको हम ऐसा मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ कि नॉन कन्वेंशनल मतलब जिसको हम आमतौर पर यूज नहीं कर सकते लेकिन किया जा सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, ठीक है, इससे आप सोलर कुकर बना सकते हैं, सोलर पैनल यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है, जहाँ पे विंडी एरियाज होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आपका गुजरात हो गया, में बहुत हवाएं चलती है। बायोगैस हो गया, जो कि एनिमल वेस्ट से बनाई जाती है। टाइडल एनर्जी, जो कि ओशंस में आने वाली टाइड बड़ी बड़ी जो लहरें आती है उनसे बनाई जाती है। जियो थर्मल एनर्जी, जो अर्थ के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे जो एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं उसे जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं।
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले तो रिन्यूएबल है और इनएग्जॉस्टेबल है। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब है कि कभी भी खत्म नहीं होगा, और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है, सॉरी, रिन्यूएबल का मतलब है कि बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है कभी भी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सोर्सेज हमारे नेचुरली हमें यहाँ पे अपने एनवायरमेंट में मिल रखे हैं, जो कि कभी खत्म हो ही नहीं सकते। अब खत्म होने वाले कौन से, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम, ये तो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, बट जो हमारे ये नॉन कन्वेंशनल है, ये खत्म नहीं होते। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है, ना के बराबर। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन हो रहा है उसको भी कम करता है। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करता है, यानी हमेशा हमें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रिमोट एरियाज के लिए सुटेबल है। अब रिमोट एरियाज का मतलब क्या है कि कुछ जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत लिमिटेड आती है, तो वहाँ पे हम सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख पाएंगे एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो इसके लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर जो है वो एज अ बैकबोन कैसे एक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। तो एग्रीकल्चर पहले तो मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। इसके कहने का मतलब क्या है, बहुत लार्ज जो प्रोपोर्शन है इंडिया का, इंडिया की जो बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर, यानी कि बहुत बड़ा सोर्स है हमारे दिनचर्या का। उसके बाद देखो, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। ठीक है, हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। एग्रीकल्चर हमें पता ही है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन बहुत कम कर रही है, पहले की तरह नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए थी। ठीक है, मेन दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत कम है। ठीक है, तीसरा है कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। अब जितना भी रॉ मटेरियल बनता है वो सब कुछ आपका एग्रीकल्चर से बनता है मैक्सिमम। ठीक है, और वो आप इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन आपका एक रॉ मटेरियल है। शुगर हो गया, जूट हो गया, इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी का सोर्स है। अब देखो, एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा तो हमारे पास इनफ फूड सप्लाई कैसे होगी, है ना। तो फूड सप्लाई को मेंटेन करता है हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो सबको खाना कैसे मिलेगा ना, इसलिए एग्रीकल्चर एक बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। पांचवा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि टी होगी, कॉफी होगी, स्पाइसेस हो गया, राइस हो गया, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन से भी पैसा आएगा। ठीक है, यानी कि हमें काफ़ी अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज भी देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर से। और लास्ट पॉइंट है कि सपोर्ट करता है टर्शरी सेक्टर को, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड, ये सब आप करोगे, लेकिन कैसे करोगे, जब एग्रीकल्चर में बहुत सारा सामान आएगा जब भी तो उसको ट्रांसपोर्ट करोगे या स्टोर करोगे या ट्रेड करोगे। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका जो एग्रीकल्चर है और जो आपका टर्शरी सेक्टर है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं। जलियांवाला बाग मसाकर 1919 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 13 को हुआ था। अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अंदर। ठीक है, बहुत सारे मात्रा में लोग जो इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उस टाइम पे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए लोग उतरे थे। जो गैदरिंग थी बहुत पीसफुल थी, बहुत शांतिपूर्वक लोग जो है इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो जनरल डायर था उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि ओपन फायर कर दो क्राउड पे, सबके ऊपर गोलियां चला दो। और 10 मिनट तक लगभग गोलियां चली थी उस टाइम पे, जब तक मतलब उनका एमिनेशन खत्म नहीं होगा, यानी कि सारी बंदूकें वगैरह खत्म नहीं हुई, तब तक उन्होंने गोलियां चलाई थी। इससे क्या पता चलता है, ये जो पूरा जो चीज़ हुई थी, ये हाईलाइट करता है ब्रुटैलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल को, यानी ब्रिटिशर्स कितने ज़्यादा ब्रूटल थे, उनके रूल को ये दिखाता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार कि ब्रुटैलिटी, अगर कोई आपसे कोई पूछ दे, कोई इवेंट पूछ दे, तो ये आंसर होना चाहिए उसका। उसके अलावा इन स्ट्रेंथिंग द रिजॉल्व ऑफ दोज एडवोकेटिंग फॉर सेल्फ रूल। ठीक है, वो लोग खुद का ही रूल चाहते थे, तो वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा मतलब खुद को ही सिर्फ समझते थे कि हम लोग रूल करेंगे। इसके बाद हुआ क्या था कि गांधी ने रोलेट सत्याग्रह जो चल रहा था उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। आफ्टर मैथ निकल के क्या आती है, इस मैसेक्रे से हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा आउटरीच आया, यानी लोगों में गुस्सा देखने को मिला, इंडिया के अंदर भी इंटरनेशनली भी। ठीक है, लोगों ने इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड करी, लेकिन डायर के एक्शन जो थे, जो इसने काम किया था, कुछ ब्रिटेन के जो लोग थे वो इसको प्रेस कर रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा किया, जिससे हमें पोलराइज रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। पोलराइज का मतलब होता है कि कुछ हमें इसके ऊपर नेगेटिव भी हमें रिस्पॉन्स देखने को मिले और कुछ हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिले। ठीक है, मतलब बेसिकली एक इवेंट है जो आपको पता होना चाहिए था, क्वेश्चन आएगा तो कवर कर लेंगे इसको फिर दोबारा।
आपको इंपॉर्टेंस बतानी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंडियन इकोनॉमी के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या, कुछ बनाना, कुछ सामान को बनाना। तो सामान को बनाने वाली कुछ इंडस्ट्रीज जो होती है हमारी इंडिया के अंदर, वो इकोनॉमी में किस प्रकार से मतलब रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पहले तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छे से काम होगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, हमारी कंट्री के जीडीपी को सपोर्ट करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। और ये हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी हमारी, उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या बनाती है, जैसे कि फर्टिलाइजर भी बनाती है, पेस्टिसाइड बनाती है, ट्रैक्टर्स बनाती है, इरिगेशन के इक्विपमेंट यानी कि जो पानी जिससे जो सिंचाई की जाती है उसके इक्विपमेंट बनाती है। जिससे क्या होता है, एग्रीकल्चर आपका और अच्छे से और प्रोडक्टिव तरीके से हो पाता है। तो एग्रीकल्चर में भी ये हेल्प कर रही होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। अब होता क्या है, देखो कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई एरिया है जहाँ पे कम डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसका रीजन या एरिया ऐसा है जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा। तो इससे होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी जगह लग जाती है जिससे कि बैलेंस डेवलपमेंट देखने को मिले, यानी जो बैकवर्ड एरियाज है वो भी आगे सुधर सके, इसलिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये पॉइंट तो आपको हर बार देखने को मिलता ही है कि देखो अगर हम सामान यहाँ बनाएंगे, टेक्सटाइल बनाएंगे, कुछ इंजीनियरिंग के अच्छे सामान बनाएंगे, केमिकल्स बनाएंगे, तो फॉरेन के बदले उसको अच्छा खासा पैसा हम अर्न कर सकते हैं बेच के। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो वो सब कुछ भी हमारा अच्छा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू कर ले जिसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक डेवलपमेंट गोल है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। तो देखो फैक्ट्री वर्कर्स चाहेंगे क्या, बेटर वेजेस, ऑफ कोर्स उनको ज्यादा पैसे चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, वो चाहिए। मोर आवर्स ऑफ वर्क, क्या कोई ज्यादा घंटे काम करना चाहेगा फैक्ट्री वर्कर, बिल्कुल नहीं। क्या उनको बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी से कोई लेने देना नहीं है। मोर लेबर वर्क, क्या उनको और लेबर वर्क करना, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, उनको बेटर वेजेस ही चाहिए होंगे। अगला हमसे क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है जिसको कि सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है लोगों के द्वारा इस दुनिया के अंदर, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, सिंपल सा आंसर है इसका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है डेवलपमेंड गोल से रिलेटेड एक लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए। तो लैंडलेस है, ठीक है, जमीन नहीं है उनके पास, तो वो लोग क्या करते हैं, लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं, मतलब काम करते हैं कहीं पे। अब हमें ऑप्शन दे रखे मोर डेज टू डेज ओवर, क्या वो और ज्यादा दिनों तक काम करना चाहेंगे, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लैंडलेस है ना, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ऑफकोर्स उनको ज्यादा दिनों तक काम करने का मौका मिलना चाहिए। बेटर वेजेस चाहिए उनको, हाँ देखो बेटर वेजेस भी चाहिए उनको, क्योंकि अच्छा पैसा मिलेगा, ज़्यादा दिन काम करेंगे जभी तो उनका मतलब चलेगा जीवन। हायर सपोर्ट फॉर हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, क्या उनको अपनी फसलों के लिए ज़्यादा प्राइसेस चाहिए। अब देखो जब वो लैंडलेस हैं, पहले ही बता दिया लैंडलेस, ज़मीन तो है नहीं, तो क्रॉप्स कहाँ से उगाएंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अब देखो अक्सर ऐसा ही होता है कि लैंडलेस लोगों से जब काम कराया जाता है तो उनका ऐसे जो लोग हैं वो मतलब नीच भावना से देखते हैं कि ये तो छोटे हमसे है, ठीक है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वो लोग भी चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। तो सही कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपका इसके अंदर सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसमें आपको रीड करना और बताना है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फीचर्स बता रखे हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर को कमर्शियल भी बोला जाता है, कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि इसके अंदर हम कमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स होती क्या है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं इस चीज़ को, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है हमारी। देखो एक सिंगल क्रॉप होती है, यानी एक ही प्रकार की क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे उगाया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर इसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और लेबर्स भी अच्छी खासी लगती है इसके अंदर। एग्जांपल जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया। ठीक है, जैसे कि चाय आपकी असम के अंदर और नॉर्दर्न बंगाल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, कॉफ़ी आपकी कर्नाटका के अंदर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। एक सिंगल क्रॉप जो कि बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है, ऑफकोर्स ये एक फीचर है इसका। इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, कैपिटल इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसके अंदर, हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ये बात भी सही है। इट इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड, मतलब एक जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्या वहां पे इसको किया जाता है, नहीं। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ऐसे एरियाज में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। फूड ग्रीन क्रॉप्स आर द मेजर क्रॉप्स, क्या यहाँ पे फूड ग्रीन क्रॉप्स उगाई जाती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फूड ग्रीन क्रॉप्स नहीं उगाई जाती, यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती है, यानी कि पहला और सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होता है फ्रेश वाटर का, उसको कम किया जा सकता है, कोई 5 सजेशन बताओ। ठीक है, जितने पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वही पॉइंट आपको एग्जैक्ट जो है लिख के आना है, इन्हीं से आपको सही नंबर मिलेंगे।
पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स का मतलब होता है जो भी वेस्ट वगैरह निकल रहा है उसको ट्रीट करके निकाला जाए। ट्रीट मतलब है उसको, मतलब पहले से उसके जो हार्मफुल जो एलिमेंट्स है उसको हटा दिया जाए उसमें से, मतलब रिवर्स में छोड़ने से पहले, ठीक है। एफिलेंट का ट्रीटमेंट होना चाहिए बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स एंड लीक्स। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वाटर। इंडस्ट्रीज को वाटर रिसाइकलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और रीयूज टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि पानी जो पॉल्यूटेड वाला है वो कम जाए रिवर्स के अंदर। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल करें। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी डिस्पोजल आता है, सॉरी जो भी वेस्ट आता है जैसे कि सॉलिड या लिक्विड वेस्ट हो गया उसको प्रॉपरली कहीं पे डिस्पोज कर दिया जा सके, जिससे कि वाटर बॉडीज हमारी खराब ना हो। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन ये इंपॉर्टेंट है। सरकार को जो है स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल की लॉज बनानी चाहिए और ऐसी इंडस्ट्रीज को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए कि ये लोग गलत काम तो नहीं कर रहे। अडॉप्शन ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्रीज को मॉडर्न और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वेस्ट कम से कम बने। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पार्टिसिपेशन बताना है कि बिजनेस क्लास ने क्या हेल्प करी थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या किया था। पहले तो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया था, कॉमन सी बात है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाके। उसके अलावा जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, जो मतलब जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लगाई थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगा दिया था इंडियन सामान के ऊपर। ठीक है, और इन्फ्लक्स मतलब जो भारी मात्रा में जो सस्ता वाला ब्रिटिश का इम्पोर्ट हो रहा था उसके खिलाफ गए थे हम लोग, सॉरी मतलब बिजनेस क्लास खिलाफ किया था उसके। फिर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बिजनेस ग्रुप जो थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, कि बिजनेस क्लास के चलते क्या हुआ था, आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये फिक की, क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है 1927 के अंदर, जिसने कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद डिमांड फॉर स्वराज। स्वराज की डिमांड की थी इन लोगों ने कि सेल्फ रूल, हमें खुद का जो है रूल चाहिए, जिससे कि हम लोग इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके बिना ब्रिटिशर्स के रोक टोक के। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको मेन फीचर्स बताने कमर्शियल एग्रीकल्चर के, अभी हमने देखा था, बस उस चीज़ को हम दोबारा रिकॉल कर लेंगे यहाँ पे। प्रोटेक्शन फॉर मार्केट, पहली बात तो क्या हमारा काम रहता है कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा सामान जा सके कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, HYV सीड्स हो जैसे कि हाइल्डिंग वैरायटी सीड, जिससे बहुत अच्छी फसल उग सके हमारी। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, इरीगेशन और मशीनरी का इस्तेमाल करें। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक लैंड पर जो है उस क्रॉप को हम उगा रहे हो, बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी के साथ। कैपिटल इंटेंसिव, पहले बताया था, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सारी मशीनरी लगेगी, इरीगेशन लगेगा आपका, केमिकल बहुत सारे लगेंगे। स्पेशलाइजेशन इन क्रॉप्स, फार्मर्स जो है बेसिकली एक ही या दो टाइप की कमर्शियल क्रॉप्स को एक बार में उगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इसका एक वीडियो है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का, जो कि मैंने करा रखा है। ये चैप्टर मात्र 15 मिनट के अंदर करा रखा है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे रिकमेंडेड मेरी तरफ से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको पूरा चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाएगा और उसका कोई सा भी क्वेश्चन ईजिली उसका आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बैक टू द वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से रोल प्ले करता है। तो देखो, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, जैसे कि टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, फैक्स हो गए, इससे क्या होता है, हम लोग आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब तो ठीक है, तो कम्युनिकेट कर पाते हैं हम लोग। उसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज आज हमारे हमारे पास, कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे हर फील्ड के अंदर। ठीक है, एक जो व्यक्ति है वो ऑब्टेन कर सकता है और शेयर भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे। इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, ईमेल हो गया, वॉइस मेल हो गया, ठीक है, जो कि बहुत कम कॉस्ट पे मतलब अवेलेबल है सबके लिए। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है हमारा टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर इसको डिटेल में आंसर लिखना है तो पहला पॉइंट हो सकता है फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आईटी के चलते जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फास्ट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन इजीली आप जो है एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, कंट्रीज के बीच में शेयर कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड आपका अच्छा हो जाता है, बिजनेस ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स भी आपका अच्छा हुआ है, और आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया आपका। ठीक है, इसे आप दूसरी कंट्रीज में भी होने लगे, यानी इंडिया से लोग क्या करते हैं, कस्टमर सपोर्ट बाहर के कस्टमर्स को भी हैंडल कर लेते हैं, और बाहर के लोगों के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है अब यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स को जोड़ता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो वन पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है लीगली वहाँ पे पावर को होल्ड कर रही होती है। ऐसे सिस्टम के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है, या तो उनको प्रोहिबिट कर देते हैं या तो पूरी तरीके से हटा ही देते हैं, ठीक है, कि वो कुछ बोल ना सके।
अब ऐसा हमें सोवियत यूनियन के अंदर देखने को मिला था, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी और जिसने कि पूरा कंट्रोल कर रखा था। एग्जाम्पल इसका जैसे कि द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अभी भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे दो मेजर पॉलिटिकल यानी दो ही पार्टीज होती डोमिनेट करती है, ठीक है। जैसे कि थर्ड पार्टी तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पे, जैसे कि यूएस के अंदर देखने को मिलता है। यूएस के अंदर क्लासिकल वहाँ पे दो पार्टी का सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। और इंडिया की अगर बात करें तो यार इंडिया के अंदर आपका कोई स्ट्रिक्ट दो पार्टी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपका मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा होता है। यहाँ पे एक बात और थी कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे क्या होता है, लोगों को बाइनरी टाइप की चॉइस मिलती है। बाइनरी मतलब या तो इसको चूज कर लो या तो इसको चूज कर लो, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कौन से कंट्रीज में से जिसके अंदर टू पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अभी हमने यहाँ देखा यहाँ पे तो था नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन टॉपिक है कि वुमेन ऑपरेशन इन वेरियस वेज। जैसे वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से, वो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। सेंसस 2011 की अगर बात करें, 2011 में जो आंकड़ा निकला था उसके अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट था पूरे इंडिया का, वो 72.98% था, जिसमें कि फीमेल्स और मेल्स का जो अलग अलग था, फीमेल्स का कितना था, मात्र 64.63% था, जो कि काफ़ी कम है। हमारे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर लगभग 70.3% है, ठीक है। थोड़ा अगर फ्रेश डेटा की अगर हम बात कर ले तो हमें समझ में आता है कि बहुत कम पैसे वाली जॉब्स जो है विमेंस के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, और बहुत ही कम ही गर्ल्स होती है जिनको कि एनकरेज किया जाता है हायर एजुकेशन लेने के लिए, बहुतों को एनकरेज किया ही नहीं जाता। बहुत सारे पेरेंट्स जो है बॉय को प्रेफर कर रहे होते हैं, ये भी एक नुकसान है यहाँ पे। फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है एक ऐसा ऐसी बच्ची जो कि 1 साल से कम उम्र की है और उसको मार दिया जाता है। फेटिसाइड होता है जब बच्चा पेट में होता है और जब उसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमेल इन्फेंटिसाइड और फेटिसाइड बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा डावरी हरेसमेंट, दहेज के लिए परेशान करना, फिजिकल अब्यूज़ करना और सेक्सुअल हरासमेंट करना, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको अच्छे से रिकॉल होने चाहिए। इसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विमेंस जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं अलग अलग तरीके से हमारे समाज के अंदर, तो इसके दो तरीके बताने थे, हालांकि दो की जगह मैंने ज़्यादा लिखे हैं ताकि एग्जाम में बड़ा भेजा तो बड़ा लिख पाएंगे। तो लोअर लिटरेसी रेट, पहली बात तो लिटरेसी रेट विमेंस का जो है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू मैन, स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज में देख लो तो बहुत ज़्यादा कम है। अनइक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बराबर नहीं है, उनको कम पे किया जाता है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क, घर में जितना काम करते हैं उसका तो कोई पैसा ही नहीं है ना, उसका तो कोई रिकग्निशन नहीं है, उसको कोई पेमेंट ही नहीं जो घर में काम हो रहा है विमेंस के द्वारा। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही एक प्रकार का। लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, यानी कि अब लेजिस्लेचर के अंदर देख लो बहुत कम मात्रा में आपको फीमेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि इनका परसेंटेज भी कुछ वहाँ पे किया गया है फिक्स, उसको अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बहुत सारी फैमिलीज के अंदर, बेटों को प्रेफर किया जाता है बेटियों की जगह पे, जिससे क्या होता है कि फीमेल फिटिसाइड और नेग्लेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड देखने को हमें मिलता है। वायलेंस और हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता है, विमेंस जो है डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है, हरासमेंट को, और एक्सप्लॉइट भी किया जाता है उनको अलग अलग तरीकों से। लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, इस बात को आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है लोगों की आपकी नीड्स के डिपेंड करती है ना, किसी की क्या जरूरत है उस पर डिपेंड करती है, वो काम क्या करता है उस पर डिपेंड करती है, उसका इनकम लेवल कितना, वो कितना पैसा कमाता है, और सोशल पोजीशन क्या है उसका, वो किस पोस्ट पे है। देखो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस डिफरेंट गोल्स। मान लो एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, ठीक है, वो क्या चाहेगा, उसको ज़्यादा दिन मिले काम करने के लिए और बेटर वेजेस मिले, हमने अभी डिस्कस किया था। लेकिन एक तो फार्मर है, फार्मर क्या चाहेगा कि उसके क्रॉप की जो प्राइसेस है वो हायर मिल सके और उसको अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल सके। तो अलग अलग ऑक्यूपेशन है तो अलग अलग गोल्स हैं, कुछ आपके इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम इनकम की बात करें, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और इक्वेलिटी भी मायने रखती है, ये भी हमारे डेवलपमेंट का गोल है। अब वुमन में वांट इक्वल ट्रीटमेंट, एक वुमन जो हो सकती है चाहती है कि उसको इक्वल ट्रीट किया जाए और फ्रीडम मिले सोसाइटी के अंदर। एक स्टूडेंट जो है शायद वो क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहता हो और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गोल्स दोनों ही हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा है कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है। गोल्स में कई बार कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, सामने वाला कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री ओनर है, वो क्या चाहेगा कि बहुत सारी वो इंडस्ट्री सेटअप करे अपने प्रॉफिट के लिए। एक जो लोकल रेजिडेंट है वो क्या चाहेगा, वो इस चीज़ को अपोज करेगा, बोलेगा यार पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा और हमारी हेल्थ को नुकसान बहुत सकता है, इसलिए इंडस्ट्री मत लगाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से गोल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल सकता है, ऐसे आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं किसका,
प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का डिटेल में और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो, प्राइमरी मतलब होता है जहां पे भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जहां भी नेचर से कोई चीज हमें मिलती है वो प्राइमरी के अंदर आती है, बिल्कुल सिंपल। सेकेंडरी में क्या करते हैं, जो भी सामान हमें यहाँ से मिल रहा है उसको लेके हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। टर्शरी के अंदर वो एक्टिविटीज है जो कि आपकी सर्विसेज से रिलेटेड होती है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। मेन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर रॉ मटेरियल्स को गुड्स के अंदर चेंज किया जाता है, टर्शरी सेक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आउटपुट की बात करें तो क्या निकल के आता है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, और टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंटेंजिबल सर्विस होती है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कुछ चीज़ हम टच नहीं करते, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट या एजुकेशन है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो आप इसको टच नहीं कर सकते ना, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एजुकेशन क्या है, या मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, ये क्या है, आप इसको टच नहीं कर सकते, तो इंटेंजिबल बोलते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें ज़्यादातर। तो एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, सब कुछ आपका किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गई, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। टर्शियरी सेक्टर के अंदर आपका बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और आपका हेल्थ केयर आता है। एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने कितने लोग काम करते हैं। सबसे ज़्यादा काम आपके एग्रीकल्चर में लोग कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आपके मॉडरेट लोग काम कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं काम करने वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कितना कितना हिस्सा है, तो देखो प्राइमरी सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आपका सेकेंडरी सेक्टर स्टेबल है, जैसा पहले कर रहा था वैसा अब तक ठीक ठाक कर रहा है, और आपका हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर अभी कौन है, टर्शियरी सेक्टर है। देखो स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में इंडिया जब आज़ाद वगैरह हुआ था, उससे पहले अगर बात करें तो उस टाइम पे क्या था कि प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे था, यानी कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ था, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते गए, सब कुछ अपग्रेड होता गया, तो अब जो टर्शियरी सेक्टर जो पीक पे, ठीक है, सिंपल। डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसे हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। डिपेंडेंसी भी हमें जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि टर्शियरी वाला आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है कि ये आपका दोनों पे करेगा, सेकेंडरी आपका इस पहले वाले पे करेगा, ठीक है, और प्राइमरी आपका सभी सेक्टर्स का बेस है, ठीक है। यहाँ आप इमेजेस से भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं, तो ठीक है। अब कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय। इन चीज़ों को यार अच्छे से आप लोगों से रिवाइज करना है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से रिकॉल करो, रिवाइज करो, जितने भी पॉइंट्स आपको बता रखे हैं सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो, यही पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली मेंशन करने हैं, और जितने भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे बोले हैं उन सबको अच्छे से ध्यान देना है, वही कीवर्ड्स आप लिखेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे, जब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई सा भी न्यूमेरिकल डेटा उसको जरूर मेंशन करो, उससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।